अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उमरान है। आज की कहानी मेरी और मेरे 4 बासित दोस्तों की है। उम्मीद है आप सबको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, बराह करम कोई नामनासिब तबसरा ना करें। ये कहानी सिर्फ आपके तफन्नन के लिए है। तो चलें कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मेरी उम्र 36 साल है। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो मेरी बीवी बनकर मेरे साथ रह रही थी। मैं एक पंजाबी खानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा एक एनजीओ है जो गरीब लड़कियों की मदद करता है। उसके अलावा मेरी एक कंपनी भी है जो तामीराती ठीकों का काम करती है। मेरी कंपनी से मुझे काफ़ी मुनाफे होता है। मैंने कुछ सियासतदानों और अफसरान के साथ अपनी अच्छी खासी सीटिंग बना रखी थी, जिनकी बदौलत में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और दूसरे सरकारी उदारों से काम लेता रहता था। हमारे पंजाबी खानदानों में आम तौर पर लड़कों की शादी बड़ी उम्र में होती है, जबकि लड़कियां ज़्यादातर कम उम्र की होती हैं। मैं अब तक काफ़ी कमा चुका था तो मेरे घर वालों ने मेरे लिए लड़की देखना शुरू कर दी। उन्होंने मुझे कई लड़कियों की तस्वीरें दिखाईं, लेकिन मेरा दिल एक लड़की पर आकर उटक गया। इसका नाम आयशा था। वो 20 साल की दबली पतली लड़की थी। उसकी घूमती हुई कमर ने मुझे पहली नज़र ही में मुतासिर कर दिया। आयशा का चेहरा बहुत खूबसूरत था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल, गुलाबी होंठ और साफ सुथरा हल्का सानौला रंग सबको देखते ही बनता था। मैं आयशा पर फरीफ्ता हो गया। खानदान की रजामंदी से कुछ ही दिनों में मेरी उससे शादी हो गई। वो मुझसे 15 साल छोटी थी, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि मेरी शादी आयशा से हो गई। शादी के दिन मुझे उसकी खूबसूरती का असल रंजर आया। शादी के बाद 2 हफ्ते तक मैं घर पर रहा और खूब लुत्फ अंदोज हुआ। कभी 2 बार, कभी 3 बार आयशा हमेशा थक कर चूर हो जाती थी, लेकिन उसे भी ये नया नया शौक चढ़ा था, इसलिए वो कभी रोक टूक न करती थी। 2 हफ्तों बाद में उसे अपने शहर ले आया, जहां मैं अकेले रहता था और मेरी कंपनी भी वहीं थी। यहाँ आकर मुझे और ज़्यादा आज़ादी मिल गई। जब भी मैं घर पर होता, आयशा के लिए नए नए कपड़े लाता। दिन रात हम फिल्मों और वीडियोज़ का तमाशा करते। वो सुबह नहाने के बाद सारा दिन घर में यूं ही घूमती और मेरे पास बैठकर खाना खाती। जब मेरा दिल चाहता मैं उसके साथ लुत्फ़ अंदोज़ होता। आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसे सब कुछ सिखाया। शुरू शुरू में वो नाक मना चढ़ाती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदी हो गई। जैसा कि मैंने बताया, मेरे एनजीओ की वजह से मेरी जान पहचान बहुत बासत लोगों से हो गई थी। उन्हीं में से 4 लोग मेरे बहुत करीबी दोस्त बन गए थे। एक हमारे शहर के MLA साहब थे, जिनकी उम्र 45-46 साल के लगभग थी। वो बहुत नेक दिल इंसान थे और हर किसी की मदद करते थे। औरतों के लिए उनके दिल में खास इज्जत थी और मैंने कभी उनके मना से किसी औरत के बारे में कोई नामनासब बात नहीं सुनी। उनका नाम राशिद था और मैं उनका बहुत ममनून था, जिसकी वजह से मेरा कोई काम नहीं रखता था। इसी तरह हमारे शहर के म्यूनिसिपल कमिश्नर फैसल साहब, सेक्रेटरी आमिर साहब और इंस्पेक्टर बिलाल साहब से भी मेरी गहरी दोस्ती थी। इन सब की वजह से मेरा शहर के कई दफातर में खासा असर व रसूख था। कोई भी मेरा काम नहीं रखता था, न मुझे रिश्वत देनी पड़ती थी। राशिद साहब से काफ़ी दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी और मेरी शादी में भी उनकी मसरूफियात की वजह से वो नहीं आ सके थे। हमारी मुलाकातें अक्सर बार में होती थीं, लेकिन उसके लिए प्रोग्राम बनाना पड़ता था। एक दिन बिलाल साहब ने फ़ोन किया और कहा, आज शाम को फिला बार में प्रोग्राम बन रहा है। अच्छा, मैंने आयशा को बता दिया कि रात को आने में देर हो सकती है। शाम 8 बजे में बार पहुंच गया। सब पहले से मौजूद थे और पीने पलाने का प्रोग्राम चल रहा था। मैंने कियो के अलावा कुछ नहीं पिया तो मेरे लिए भी मंगवा ली गई। महफिल जम गई और हम रात 10 बजे तक बातें और मजाक करते रहे। फिर मैंने घर जाने की इजाज़त मांगी। बिलाल साहब बोले, इतनी जल्दी? आमिर साहब ने कहा, जाने दे, उसकी नई नई शादी हुई है। राशिद साहब को फौरन याद आया और बोले, और तुम ने अब तक हमें अपनी बीवी से नहीं मिलवाया? मैंने कहा, कल रेस्टोरेंट में ले आता हूँ और मिलवाता हूँ। फैसल साहब बोले, बेवकूफ़ों वाली बात ना करो। घर बुलाओ किसी दिन और डिनर का प्रोग्राम रखो। मैंने मुस्कुराते हुए राशिद साहब से पूछा, क्या आप कल फारिग हैं? उन्होंने कहा, कल नहीं पर परसों फारिग हूँ। मैंने फौरन सबको घर पर मदहू किया और सब मान गए। घर पहुंचकर मैंने आयशा को बताया और डिनर का इंतज़ाम करने को कहा। मैंने उसे सख्ती से हिदायत की कि किसी भी सूरत में मेरे मेहमान नाराज़ नहीं होने चाहिए। शहर में मेरा असर व रसूख उन्हीं लोगों की वजह से है। वो हंस कर बोली, अगर आप कहीं तो मैं उन्हें खुश कर दूं। मैंने उसे मजाक समझा और हंस दिया।
मुझे क्या मालूम था कि मेरी ये हंसी उसके लिए एक झूठ साबित होगी। 2 दिन बाद शाम ठीक 8 बजे चारों मेहमान मेरे घर तशरीफ लाए। वो आयशा के लिए महंगे तहाइफ भी लेकर आए थे। मैंने कहा, इस सब की क्या जरूरत थी? तो राशिद साहब बोले, तुम बेवकूफ हो, हम ये तुम्हारे लिए नहीं अपनी बेटी के लिए लाए हैं। बिलाल साहब बोले, अमरान, आयशा हमारी बेटी की तरह है तो मेरी भी बहन की तरह है, आखिर हमारा भी कुछ हक बनता है। मैंने हंसकर आयशा को सारे तहाइफ कबूल करने को कहा। हम सूफे पर बैठे और आयशा चाय और नाश्ता ले आई। राशिद साहब बोले, उसका प्रोग्राम नहीं है क्या? मैंने हैरान होकर कहा, घर में डिनर का प्रोग्राम था तो उसका इंतजाम नहीं किया था। राशिद साहब ने पूछा, चल सकती है ना यहाँ? मैंने हाँ में सर हिलाया। बिलाल साहब ने फौरन किसी को फोन करके शराब मंगवा ली। 10 मिनट में शराब, गुलास और चटपटी चीजें सब हाजिर थीं। प्रोग्राम शुरू हो गया। आज मैंने भी थोड़ी सी शराब ली। अच्छी बात यह थी कि किसी ने आयशा को शराब पेश करने को नहीं कहा। मैंने कुछ खाने पीने का इंतजाम करने की बात की तो राशिद साहब ने मना कर दिया और कहा, यह ठीक नहीं लगता। तकरीबन आधे घंटे तक प्रोग्राम चला। अचानक मेरे दफ्तर से फोन आया। मेरे पीए ने बताया कि कुछ लोग दफ्तर में आकर हंगामा कर रहे हैं। मैंने उससे कहा, थोड़ी देर रखो, मैं आ रहा हूं। बिलाल साहब ने पूछा, क्या हुआ? फिर बोले, चलो मैं भी साथ चलता हूं। मैंने कहा, कोई खास परेशानी नहीं, मैं संभाल लूंगा, आप लोग प्रोग्राम जारी रखें, मैं फटाफट मामला निपटा कर आता हूं। मैंने आयशा को बुलाया और कहा, मैं दफ्तर से आ रहा हूं, तब तक तुम हमारे मेहमानों का ख्याल रखो और खातिर तवाज़ो में कोई कमी ना रहने देना। आयशा ने हंसकर हाँ भर दी और मैं दफ्तर के लिए निकल गया। दफ्तर 30 मिनट के फासले पर था। रास्ते में मैंने आयशा को मैसेज किया कि अगर मुझे देर हो जाए तो मेहमानों को खाना भी खुला देना। आयशा का फौरन ओके का मैसेज आ गया। दफ्तर पहुंचकर पता चला कि 3 महीने पहले इलाट होने वाला एक काम अब तक शुरू नहीं हुआ था और लोग गुस्से में थे। मैंने एक एक करके सबको समझाया और जिनको काम इलाट हुआ था उन्हें फ़ोन करके हदायत देना शुरू की। रात 9 से 30 बजे तक मामला मुकम्मल ना हो सका। मैंने सोचा कि आयशा को फ़ोन करके खाना लगाने को कह दूं। मैंने फ़ोन किया, लेकिन उसने नहीं उठाया। दोबारा कॉल की तो उसका नंबर बंद मिला। मैंने बाकी लोगों को फ़ोन किया, लेकिन उनके नंबर भी बंद थे। मुझे लगा कि शायद आयशा के फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई होगी और बाकी लोगों ने शायद आने से पहले फ़ोन बंद कर दिए होंगे। कुछ ना कुछ करके रात 10 बजे तक मामला निपटा और घर के लिए रवाना हुआ। घर पहुंचते पहुंचते 10:30 बज गए। मैंने कार पार्क की और गेट तक पहुंचा। देखा कि बिलाल साहब बारामदे में कर्सी मेज लगाकर बैठे हैं और शराब पी रहे हैं। मैंने उन्हें देखकर मुस्कुराया और अंदर जाने लगा। उन्होंने इशारे से मुझे बुलाया और कहा, उमरान अभी अंदर मत जा, अंदर प्रोग्राम चल रहा है, बाकी तेरी मर्जी। मैं मुस्कुराया, लेकिन सच कहूं तो मुझे उनकी बात समझ नहीं आई। ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो सब कुछ बिखरा हुआ था। सूफे पर कपड़े पड़े थे जो मुझे बहुत अजीब लगा। मैं आगे बढ़ रहा था कि इन कपड़ों में आयशा की साड़ी नजर आई। मेरा दिल धक धक करने लगा। मैंने कुछ कदम आगे बढ़ा कर डाइनिंग रूम में झांका। जो देखा वो मेरी समझ से बाहर था। आयशा डाइनिंग टेबल पर थी। राशिद साहब बोले, बहुत ज़बरदस्त, तूने तो मुझे खुश कर दिया। मैंने देखा कि मेरी बीवी उनकी तारीफ सुनकर मुस्कुरा रही थी। सी वक्त मेरे कंधे पर बिलाल साहब का हाथ महसूस हुआ। मैंने मड़कर देखा, वो भी मेरी तरह अंदर झांक रहे थे। बिलाल साहब बोले, अमरान भाई, पहले हमारा कोई इरादा नहीं था। मैं सकते में था और उनकी बात सुन रहा था। वो रखते हुए बोले, पहले तो वो गबड़ा गई थी, तो मुझे कहना पड़ा कि अमरान खुद यही चाहता है, इसीलिए तुम्हें हमारे पास छोड़कर चला गया। मैं कुछ बोलना चाहता था, लेकिन वो आगे बोले, अरे यार, हमें कहना पड़ा कि तुम अपना असर व रसूख बरकरार रखने के लिए कर रहे हो और इसीलिए तुमने उसे हदायत दी थी। तब जाकर वो रिलैक्स हुई और फिर तो वो ऐसी खुली कि गव्या खुद हमसे अपनी खिदमत करवा रही हो। मैं कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। बिलाल साहब आगे बोले, तेरा फ़ोन आया। अच्छा हुआ कि मैंने इससे पहले फ़ोन साइलेंट कर दिया था और कॉल आते ही बंद कर दिया, वरना आयशा का मॉड बदल सकता था। वो कुछ देर तक मुझे देखते रहे, फिर बोले, अब तुम अपना असर व रसूख ख़त्म तो नहीं करना चाहोगे? ये नहीं चाहोगे कि हम तेरे कामों में रकावट डालना शुरू कर दें? अब ना कोई रुदू बदल करना, ना मुदाखलत करना। बदले में हम तुम्हें 4-5 और अच्छे काम दिला देंगे। मुदाखलत करोगे तो भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकोगे। समझदारी से काम लो। समझ रहे हो ना? मेरा दिल रो रहा था।
लेकिन मैंने सिर हिला दिया। बिलाल साहब बोले, शाबाश, अब कमरे में जा और आयशा से कुछ कहो ताकि उसे लगे कि सब तेरी मर्जी से हो रहा है। वैसे भी राशिद साहब को डर है कि तुम हंगामा कर सकते हो और उनकी समाजी साख को नुकसान हो सकता है। इस सूरत हाल में वो तुम दोनों के लिए कुछ और भी सोच सकते हैं। मैंने जैसे तीसे खुद को संभाला और सोचा कि वो ठीक कह रहे हैं। मैं चुपचाप अंदर चला गया। मुझे देखकर तीनों खामोश हो गए और मुझे घूरने लगे। मैंने अपनी हालत संभाली और कहा, आयशा, राशिद साहब हमारे सबसे मुअज़्ज़िज़ हैं, इन्हें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। मैंने आमिर साहब की तरफ मड़कर कहा, मज़ा आ रहा है ना सिर? आमिर साहब ने मुस्कुराकर कहा, इमरान भाई, मज़ा तो आ रहा है। मेरी बीवी मुझे सामने पाकर और ज्यादा खुल गई। तकरीबन 5 मिनट बाद उन्होंने अपनी रफ्तार तेज कर दी। वो हटे तो फैसल साहब आगे बढ़े। राशिद साहब बोले, रखो पहले। मैं ठेकेदारी से पैसा कमाने की लालच में सब कुछ करता रहा और सोचता रहा कि ये तो मजबूरी है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। शुक्रिया।